हेलो एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं कैनेडा स्टडी वीज़ा है उसमें जो स्पाउस है वो इकट्ठे जा सकता है कि नहीं जा सकता है या अप्लाई कर सकता है, और कौन कौन से उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की, बहुत से कैंडिडेट्स की हमें हज़ारों कॉल्स आती हैं इसी के रिगार्डिंग कि क्या मैं अपने स्पाउस के साथ कनाडा इकट्ठे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं वैसे क्या मैं कनाडा में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो आज मैं उसके बारे में ही ब्रीफ में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहें। गाइस, हमें ढेरों कॉल्स आती हैं इसके रिगार्डिंग। बहुत से कपल्स हैं जो अपने स्पाउस के साथ इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा। जब उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ अप्लाई करते हैं तो उनके मन में एक फियर रहता है कि क्या हम भी इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, और इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की उनको या क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा आपको कि हाँ, आप अपने स्पाउस के साथ कनाडा इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं जब आपका स्पाउस स्टडी करने के लिए कनाडा जा रहा है। अब बात आती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपकी जो मैरिज है वो ओल्ड होनी चाहिए। मीन्स आपकी मैरिज जो है मोर देन 6 मंथ्स या 8 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। जाहिर सी बात है या नॉर्मल सी बात है, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपकी मैरिज जो है 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ्स या 1 मंथ ओल्ड होगी, तो जब आप इकट्ठे अप्लाई करेंगे अपने कनाडा स्टडी वीज़ा के साथ स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए, तो डेफिनेटली जो वीज़ा ऑफिसर है उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी इंटेंशन क्या है, वाई इमीडिएटली आफ्टर मैरिज ही वांट टू गो विद हर या हिम टू कनाडा। तो इंटेंशन के होते हुए आपका जो वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है कि इनकी इंटेंशन ये दैट आफ्टर स्टडी योर स्पाउस एंड यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर द एंड ऑफ योर स्टे, जैसा कि नॉर्मली जो उनका जो वीज़ा रिफ्यूजल का मेन क्लॉज रहता है। तो सबसे पहला जो है, आपकी मैरिज ओल्ड होनी चाहिए। जितनी मैरिज ओल्ड होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कई बार स्टूडेंट्स का रहता है, हमने भी पहले 1-2 बार हमारे साथ भी हुआ कि स्टूडेंट्स का जो केस है वो इमीडिएट मैरिज के बाद अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसा ना करें कि इमीडिएटली आप मैरिज के बाद अप्लाई करें। अपनी मैरिज को थोड़ा ओल्ड होने दीजिए कि ताकि उन जो वीज़ा ऑफिसर है उसको भी लगे कि जब आप स्टडी करने कोई फर्स्ट कैंडिडेट जा रहा है जो मेन एप्लीकेंट है, उसके बाद स्पाउस ओपन वर्क परमिट में जो स्पाउस जा रहा है वो वहाँ पर स्टडी करने के बाद इमिडिएटली अपनी होम कंट्री वापस आ जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी मैरिज ओल्ड होनी चाहिए, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी मैरिज का जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसका, जहाँ भी आपने रजिस्टर अपनी मैरिज को करवाया है, उसके साथ आपका जो सेरेमनीज है मैरिज की मेजर सेरेमनी जैसे हल्दी, मेहंदी, फेरे, इस तरह की जो फोटोज हैं उस सेरेमनीज के आपके पास होने चाहिए। इसके साथ आपका जब भी कहीं आपने टूर किया है आफ्टर मैरिज, जैसे हनीमून ट्रिप किया है, कोई दूसरा ट्रिप किया है, तो होटल बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास उस वहाँ के फोटोज होने चाहिए ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको लगे हाँ आपकी मैरिज ओल्ड है और आप एक जेन्युइन कपल हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। अब दूसरी बात होती है कि जो बोथ एप्लीकेंट है, जो आई थिंक फर्स्ट एप्लीकेंट तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, और दूसरा जो मेन सेकंड एप्लीकेंट होता है जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जा रहा है वो ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो पहले इंश्योर करें कि आपकी ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सी गाइस, आपको पता ही होगा कि जो सेकंड एप्लीकेंट है वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप देख लीजिए कि फ्रेश ग्रेजुएट के पास ना कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बेस पे कोई वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा अप्रूव करके नहीं देगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि जब इसके पास अपनी होम कंट्री में ही वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वहाँ पर कनाडा में क्या करेगा। तो सबसे पहले इंश्योर करें कि मिनिमम 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ताकि आप एक जो वीज़ा ऑफिसर है उसको एक जस्टिफाई करें या इंश्योर करें कि आप एक प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनल होने के साथ साथ आप सेम जॉब वहाँ पर करोगे। तो आप सबसे पहले आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स होना इम्पॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं कि जो मेन एप्लीकेंट है उसका आइल्स का रिक्वायरमेंट रहता है। वो तो आपको पता ही है कि जब स्टडी के लिए कोई कैंडिडेट जाता है तो आइल्स, पीटी, टॉफल अभी एसटीएस में कर दिया है, तो कोई भी आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास वो फर्स्ट एप्लीकेंट के पास होना चाहिए। जो सेकंड एप्लीकेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती आइल्स और पीटी करने की। हमें ढेरों इंक्वायरीज आती हैं कि जो सेकंड एप्लीकेंट है उसको भी आइल्स से पीटी करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नो, आपको कोई भी आइल्स और पीटी या टॉफेल नहीं करना है फॉर स्पाउस ओपन परमिट व्हेन यू आर अप्लाइंग टुगेदर। इसके बाद आती है कि फंड्स, यस माय डियर, सब फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप इकट्ठे अप्लाई करेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि एसटीएस में आपको फर्स्ट ईयर का फीस पे करना होता है, आपको जीआईसी पे करना होता है अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, और एक स्पॉन्सर एफिडेविट से आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जब आप अपने स्पाउस के साथ स्पाउस ओपन परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने फंड्स दिखाने होंगे कि आपके पास सेकेंड ईयर का फीस और जो आपका जो स्पाउस है उसके पास भी सफिशिएंट फंड्स हैं। अदरवाइज आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो उनको लगेगा कि इनके पास फंड्स नहीं हैं, यस, इनकी इंटेंशन सिर्फ कनाडा एंटर करने की है, और कनाडा एंटर करने के बाद दे विल नॉट इवन स्टडी फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट वहाँ पर काम सिर्फ वो इंटेंशन उनकी काम करने और दूसरा जो वहाँ पर सेटल होने का रहेगा। तो इंश्योर करें कि आपके अकाउंट में भी फंड्स होना इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 10 लाख शुड बी देयर इन स्पाउस अकाउंट अदर देन द स्टडी ऑफ द मेन एप्लीकेंट जो स्टडी करने जा रहा है। फंड्स के साथ साथ सोर्स ऑफ फंड शुड बी देयर, क्योंकि जो मैंने बताया आपको कि आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली आपका जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ आपके, और ऑब्वियसली आप जॉब कर रहे होंगे या कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे तो आपके पास वो प्रूफ होगा तो आप पे लगाएंगे तो वो सोर्स ऑफ फंड के उसमें ऐड हो जाता है। अब अगर आपके पास ITRs हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप ITR या फॉर्म 16 अपना लगाइए, उससे आपका प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ आप स्पाउस की जो डिग्री है, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट जो स्पाउस ओपन परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है तो हमें ढेरों ये भी कॉल्स आती हैं कि क्या जो स्पाउस है उसका वैस होना इंपॉर्टेंट है, WES। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंडेटरी नहीं है। आप बिना WES या जो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो इक्विवेलेंसी आपकी डिग्री की करते हैं वहाँ से करवाने की इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आपने स्पाउस ओपन परमिट के लिए लगाना है, अब अपनी मार्कशीट्स और डिग्री अटैच करिए और उसके साथ आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हाँ, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ, जो वैस करवाना चाहता है वो करवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेटर ऑन अगर आपने वर्क परमिट के लिए या PR के जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वहाँ पर अगर किसी ने PR करवाना है अपने मेन एप्लीकेंट का तो उस टाइम आपके लिए वो दोबारा वैस करवाना होगा। तो इट्स बेटर कि आप यहीं से करवा के जाएं तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। और दूसरी बात, अगर आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी जॉब जो मैरिज है जितना ओल्ड आपका शो करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए स्पाउस ओपन परमिट इकट्ठे लगाने के लिए अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ, वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।